हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं एडवोकेट रवि वर्मा आज आप लोगों के साथ द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे और अपने इस न्यूज़पेपर के एनालिसिस के थ्रू हम लोग यूपीएससी के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो करंट अफेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज का हम न्यूज़पेपर देखते हैं। स्टार्टिंग की जो सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है और इंटरेस्टिंग न्यूज़ है और मैं बोलूँ बहुत ट्रेंडिंग है, तो वुमेन्स कोटा बिल से रिलेटेड है। आज के इस न्यूज़पेपर में कल राज्यसभा में वुमेन कोटा बिल पास हो चुका था और परसों ये लोकसभा में पास हो चुका था। लोकसभा में 454 इसके फेवर में थे और 2 इसके नॉन फेवर में थे, तो उससे कोई मायने रखता नहीं, इतना मैटर करता नहीं। तो वो बिल लोकसभा में पास हो चुका था परसों और कल ये राज्यसभा से पास हो चुका है। राज्यसभा में मतलब एक तरह से 214 मेंबर्स प्रेजेंट थे और उन्होंने टोटल वोट करा है और ये कॉन्स्टिट्यूशन का 128th अमेंडमेंट बिल है जिसको नारी शक्ति वंदन अधिनियम बोला गया है। ठीक है, और ये एक तरह से अब मैं बात करूँ तो जैसे लोकल गवर्नमेंट में वुमेन रिजर्वेशन तो ऑलरेडी था, 1/3 रिजर्वेशन था, लेकिन कहीं ना कहीं सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट में ये चीज़ नहीं थी। तो इसको पास करके बहुत इम्पॉर्टेंट ये स्टेप लिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने और इससे वुमेन रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा पार्लियामेंट में और बहुत मतलब एक तरह से ये जेंडर इक्वालिटी का भी साइन है कि ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है जेंडर इक्वालिटी पे बहुत ज़्यादा वर्क करने वाली है। तो इसलिए ये बिल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और फीमेल्स और वुमेन्स तो बहुत ज़्यादा इसके सपोर्ट में है। जैसे आप लोग इमेज में देख पा रहे हो कि बहुत सारी वुमेन्स मतलब इकट्ठा हुई है इस इवेंट पे और इन्होंने पूरा प्रॉपर इंजॉय करा है, सेलिब्रेट करा है। ठीक है, और इस न्यूज़ में अभी तक तो इतना ही था और एक ये हिस्टोरिक अचीवमेंट है क्योंकि ये बिल काफ़ी समय से रुका हुआ था। और मैं बात करूँ तो ये बिल सबसे पहले पहली बार जब इंट्रोड्यूस किया गया था तो तब हमारे प्रधानमंत्री देवगौड़ा जी थे, उनके टेन्योर में ये बिल पेश किया गया था। तो अब देखते हैं, अब ये लोकसभा से भी पास हो चुका है, राज्यसभा से भी पास हो चुका है और ये बिल प्रॉपर एक एक्ट बन जाएगा जब राष्ट्रपति जी इसके ऊपर असेंट लगा देंगे। ठीक है, साइन कर देंगे। तो इतना ही था इस न्यूज़ में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो ठीक इसी के नीचे है। SC रिफ्यूजेस टू इंटरवीन इन द ऑर्डर डायरेक्टिंग कर्नाटका टू रिलीज कावेरी वाटर। अच्छा, कर्नाटका और तमिलनाडु का थोड़ा सा वाटर का इशू है, कावेरी वाटर का इशू है और इसमें अब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन करा है इनके इस मैटर में। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 262 आपका बात करता है इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट के बारे में। मतलब एक तरह से जो इंटरस्टेट रिवर और रिवर वैली का जो डिस्प्यूट है वो आर्टिकल 262 में लाई करता है, फॉल करता है। तो इसके ऊपर कमिटीज़ भी बनाई हुई है। कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी है एक, एंड कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी कमेटी है जो ये पूरा वाटर शेयरिंग का जो भी इशू है उसको सारा ये मैनेज करेंगे और प्रॉपर अच्छे से शेयरिंग करेंगे दोनों स्टेट्स के बीच में, कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में। तो इतना ये पता होना चाहिए कि ये अगर मैं बात करूं कि यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें आपसे आर्टिकल 262 के बारे में पूछ सकता है और कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में वाटर शेयरिंग से क्या डिस्प्यूट है, कौन सी इसमें मैनेजमेंट अथॉरिटी है कौन। तो ये एक तरह से CWRC के बारे में जो इधर गिवन है वो पूछ सकता है, CWMA के बारे में पूछ सकता है जो मैनेजमेंट कमेटी है। ठीक है, और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं न्यूज़ में। बाकी एक न्यूज़ और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वीज़ा सर्विस जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है, वीज़ा सर्विस पोस्ट एमिड कनाडा टसल। अब ऐसा है कि मैं अब बता दूं कि खालिस्तान एक ऑर्गेनाइजेशन है और एंटी इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है। इंडियन गवर्नमेंट ने उसको एंटी इंडियन डिक्लेयर करा हुआ है और अभी रिसेंटली एक खालिस्तानी सपोर्टर की हत्या कर दी गई थी कनाडा में और कहीं ना कहीं कैनेडियन गवर्नमेंट ने इसका सारा एलिगेशन जो है वो इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर लगाया है कि इंडियन गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व है और
उन्होंने क्या करा कि 18 सितंबर को इंडियन गवर्नमेंट का जो एम्बेसी में जो डिप्लोमेट्स थे उनको वहाँ से निकाल दिया। फिर 19 सितंबर को इसके रिस्पॉन्स में इंडियन गवर्नमेंट ने हाई डिप्लोमेट को, कैनेडियन डिप्लोमेट्स को यहाँ से निकाल दिया। फिर उसके बाद वीज़ा सर्विस, इंडियन गवर्नमेंट ने वीज़ा सर्विस पोस्ट कर दी है। जो कैनेडियन सिटीजन्स हैं जो कनाडा से अप्लाई करेंगे या डिफरेंट या अदर कंट्री से भी अप्लाई करेंगे, उस वो भी अप्लाई नहीं कर सकते। तो अभी ये वीज़ा पोस्ट कर दी गया है। अभी ये जो मामला है वो किलिंग ऑफ खालिस्तानी टाइगर फोर्स चीफ हरदीप सिंह निज्जर का मामला है इन सर्रे इन जून 18 को। ठीक है, तो अभी इस न्यूज़ में इतना ही है, ज़्यादा इसमें अभी बस इसमें एनआईए वर्क कर रही है, काफ़ी प्रोब कर रही है इसमें एनआई। ठीक है, तो एनआईए के बारे में आप देख सकते हो कि कब एस्टेब्लिश हुई थी ये एनआई का रोल क्या होता है। और जैसे कि अगर मैं बताऊं तो एनआई की जो फुल फॉर्म है वो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। इसका एस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था वो 2009 में हुआ था। 2009 जब मुंबई पे अटैक हुआ था, मुंबई अटैक हुआ था, उसके बाद तुरंत इसको एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, तो अभी एनआई का इसमें रोल चल रहा है। एनआई प्रॉपर एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है और जो ये जिसकी डेथ हुई है, जिसको मारा गया है, जो फोर्स है, फोर्स खालिस्तानी टाइगर फोर्स चीफ है हरदीप सिंह निज्जर, तो ये एक तरह से वांटेड थे एनआईए ने इसको वांटेड डिक्लेयर करा हुआ था। तो अभी कुछ नहीं कर सकते, अभी इसके ऊपर पूरी इन्वेस्टिगेशन चलेगी। तो हमारे लिए बस इतना ही इम्पोर्टेंट था कि एनआईए क्या है, कैसे इस्टेब्लिश हुई थी, कब हुई थी, रोल क्या है इसका। ठीक है, तो और नेक्स्ट जो न्यूज़ है अभी ड्यू टू विटनेस वोटिंग फॉर स्टूडेंट बॉडी इलेक्शन आफ्टर 4 years, तो ये अभी यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम कट कर देते हैं। कॉन्टीन्यूस असेंबली फेलो सर्विस, ये भी यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये एलजी और आम आदमी पार्टी के बीच में कुछ ना कुछ होता रहता है, तो ज़्यादा इतना इसको ध्यान नहीं देना है। एससी टू पास ऑर्डर ऑन टुडे ऑन सेल एंड यूज़ ऑफ क्रैकर्स इन द सिटी, तो सुप्रीम कोर्ट पास करेगी, ये कल के न्यूज़पेपर में आएगा तो बताएंगे क्या क्या हुआ है। वीज़ा सस्पेंशन ऑफ वीज़ा सर्विस इन कनाडा क्रिएट्स पैनिक इन पंजाब, तो देखा होगा आप लोगों ने जैसे कि पंजाब से बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है कनाडा में जाना, कनाडा में वर्क करना, वहाँ सेटल होना। तो थोड़ा सा पंजाब में पैनिक हो चुका है वीज़ा को लेके कि अब सस्पेंड कर दिया गया है वीज़ा सर्विस कनाडा में। और इंडियन गवर्नमेंट ने भी कैनेडियन जो सिटीजन्स हैं उनको भी मतलब वीज़ा सस्पेंड कर दिया गया। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो अभी ये इम्पोर्टेंट नहीं, यूपी पार्टीज कर्नाटका शेयर ऑफ वुमेन रिप्रेजेंटेटिव लोएस्ट अमंग द सदर्न स्टेट। अच्छा, ये हम पढ़ सकते हैं कर्नाटका गवर्नमेंट में जो वुमेन रिप्रेजेंटेटिव का जो शेयर है वो सदर्न स्टेट में सबसे कम है। ठीक है, तो इसमें हम बात करें एट 4.5% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ असेंबली कर्नाटका शेयर वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स इज द 6th लोएस्ट इन द कंट्री, तो ये एक तरह से 6th लोएस्ट है। ठीक है, और इसमें ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बस इतना पढ़ सकते हैं कि कर्नाटका का जो रिप्रेजेंटेशन है वुमेन रिप्रेजेंटेशन जो असेंबली में है वो सबसे कम है सदर्न स्टेट्स में। ठीक है, अभी ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है थोड़ी सी, क्योंकि अभी ये भी एक जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करता है और वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स को भी प्रमोट करता है। नॉमिनेशन ऑफ प्रमिला मलिक एज ओडिशाज फर्स्ट वुमेन स्पीकर, तो प्रमिला मलिक जो हैं वो उड़ीसा के फर्स्ट वुमेन स्पीकर के लिए नॉमिनेट हुए हैं। ठीक है, इज़ नॉट जस्ट अ सिंबॉलिक जेस्चर। ठीक है, तो ये पूरी एक न्यूज़ है, इसमें अभी पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। और इसमें मिस्टर पटनायक जो उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या करा था, उन्होंने उड़ीसा पंचायत बिल 2011 में पास किया था और उसमें रिजर्वेशन जो वुमेन का 33% था, जैसे यहाँ पे लिखा 33% था, उसको 33 से 50% कर दिया गया, विच केम इनटू फोर्स ड्यूरिंग द
2012 की पोल्स, ठीक है। मिशन शक्ति जो है वो उड़ीसा का एक प्रोग्राम है जो एक तरह से सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो छोटे छोटे ग्रुप्स में वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एक तरह से उनको प्रमोट करते हैं, उनको हेल्प करते हैं, छोटे छोटे बिजनेसेस या कुछ भी जो भी उनको हेल्प करते हैं, तो वो एक प्रॉपर छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, खुद ही अपना पूल करके खुद एक दूसरे को हेल्प करते हैं, वो होते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ठीक है। अब नेक्स्ट जो न्यूज़ है, एक ये आधार नॉट मैंडेटरी फॉर एंट्री लेवल एडमिशन इन प्राइवेट स्कूल। आधार कार्ड इम्पोर्टेंट नहीं है, आधार कार्ड और यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब आगे देखते हैं और क्या है। हाँ, न्यू पंबन ब्रिज में मिस इट्स नवंबर डेडलाइन। तो एक पंबन ब्रिज बनाया जा रहा है, और किसके बीच में बनाया जा रहा है? बिल्ड टू कनेक्ट मंडपन टाउन ऑन द मेन लैंड विद द रामेश्वरम ऑन द पंबन आइलैंड, ठीक है। तो मेन लैंड को और जो पंबन आइलैंड है जो रामेश्वरम में है, उसको कनेक्ट करने के लिए न्यू पंबन ब्रिज बनाया जा रहा है। तो ये पूछ सकते हैं, द न्यू ब्रिज इज बीइंग बिल्ट ओवर जोग्राफिकली चैलेंजिंग टेरेन एज इट लोकेट। तो एक तरह से ये साइक्लोन प्रोन एरिया है, तो उसको चैलेंज करने के लिए, या जो भी ये साइक्लोन्स आते हैं उसको बियर कर सके, इस वजह से नया ब्रिज बनाया गया है ताकि लोगों को दिक्कत नहीं हो, ठीक है। एक और न्यूज़ है, कावेरी वाटर कर्नाटका में वेट फॉर नेक्स्ट CWMA मीट। तो CW जैसे मैंने आपको लोगों को बताया था कि कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, ठीक है। और ये जब नेक्स्ट टाइम इसका मीट होगा तब कावेरी कर्नाटका को देखेंगे कि कितना पानी मिलता है कितना नहीं मिलता है। और अभी जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है जल शक्ति के गजेंद्र सिंह शेखावत है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये पढ़ सकते हैं हम लोग करंट अफेयर्स के रिलेटेड। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो अभी हम देखते हैं, पॉन्जी स्कीम एक इसमें एक बहुत बड़ा इसमें आर्टिकल आया है पॉन्जी स्कीम से रिलेटेड। हम पूरा आर्टिकल नहीं पढ़ेंगे, और बस मैं आपको थोड़ा सा ये एक ब्रीफ इंट्रो दे दूंगा कि पॉन्जी स्कीम क्या होता है, ठीक है। इट इज़ अ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये एक तरह से इन्वेस्टमेंट का पार्ट है, ठीक है, जिसमें उसमें क्या होता है कि आपको हाई रिटर्न्स का एक तरह से प्रॉमिस होता है, और लेकिन प्रॉमिस नहीं होता है, वो क्या हो जाता है, फ्रॉड हो जाता है, ठीक है। तो उसको हम पॉन्जी स्कीम कहते हैं, और एक तरह से ज़्यादा कोई रिस्क फैक्टर, ये बोलते कोई रिस्क नहीं है कुछ नहीं है, लेकिन वो एक तरह से फ्रॉड होता है। तो हाई रिटर्न्स का प्रॉमिस देते हैं कि आप इन्वेस्ट करो आपको हाई रिटर्न्स मिलेंगे, कोई रिस्क नहीं है, ये वो एक तरह से मनी ट्रैप है, ठीक है। तो पॉन्जी स्कीम इसके बारे में, तो ये पूरा इस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पॉन्जी स्कीम के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, नेट पे सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो किससे रिलेटेड है अभी हम देखते हैं। एक ही साइलेंट किलर का बहुत इंपॉर्टेंट ये एडिटोरियल में आर्टिकल है, और साइलेंट किलर यहाँ पर हाइपर टेंशन को बोला गया है। हाइपर टेंशन से रिलेटेड अभी क्या है, हाइपर टेंशन के ज़्यादा पेशेंट्स आ गए हैं, ज़्यादा पेशेंट्स दिखे हैं और इंक्रीज हुए हैं। हाइपर टेंशन एक तरह से हाई ब्लड प्रेशर को भी बोला गया है, ठीक है। तो उसमें ये है कि इंडिया में काफ़ी मतलब बहुत जल्दी रेट से ये इंक्रीज़ हो रहे हैं ये वाले पेशेंट जो हाई ब्लड प्रेशर से। और अभी हम इसके बारे में पढ़ते हैं। द फर्स्ट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट ऑन द हाइपर रिलीज्ड ऑन September 19. It is a grim reminder that the country have done little to keep bigger risk factor for the death and uncontrolled blood pressure. अब जो हाइपरटेंशन क्या होता है, इसमें क्या रहता है कि आपका जो ब्लड प्रेशर रहता है वो अनकंट्रोलेबल रहता है, ठीक है। और इज द मेन रिस्क फैक्टर फॉर द कार्डियोवास्कुलर डिजीज जैसे हार्ट अटैक वगैरह। तो मेजर रीजन हार्ट अटैक का आपका हाइपरटेंशन भी हो सकता है आज के टाइम में। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द हेल्थ रिस्क एसोसिएटेड विद डू नॉट बिगिन एट ओवर
ठीक है। तो मतलब ओवरऑल हम बात करेंगे अगर हाइपरटेंशन की, तो आजकल जितने भी हार्ट अटैक्स के जो केसेस हैं वो हाइपरटेंशन से ज़्यादा आ रहे हैं। 2019 की जो रिपोर्ट थी WHO की, उसके अकॉर्डिंग 188 मिलियन इंडियंस जो एज बिटवीन 30 टू 79 ईयर्स के, उनको बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन का इशू रहता है। ठीक है, और हाइपरटेंशन फिर आपको हार्ट अटैक्स की तरफ दिखता है। ठीक है, तभी आजकल हम देख रहे हैं कि यूथ में बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक्स केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। यूथ मतलब कि आप हार्ट अटैक्स में पहले हम देखते थे जो ओल्ड एज होते थे उनको हो जाता था, ठीक है, वो किसी भी रीज़न से हो जाता, लेकिन हाइपरटेंशन अब मेन रीज़न है हार्ट अटैक्स का। और जो 30 साल 35 साल 40 साल 50 साल जो मतलब एक एज है, अच्छी खासी एज है, उसमें भी लोगों को हार्ट अटैक्स के केसेस सामने आ रहे हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन स्केची डाटा फ्रॉम पार्ट्स ऑफ इंडिया स्टॉक इंसिडेंस वाज फाउंड टू बी। तो एक तरह से अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या हम लोग देख पा रहे कि इसमें ये लिखा है कि बेस्ड ऑन स्केची डाटा फ्रॉम पार्ट्स ऑफ इंडिया स्टॉक इंसिडेंस वाज फाउंड टू बी 108 टू 172 पर लाख पीपल पर ईयर। हर साल लाख में से 108 टू 172 लोगों को हाइपरटेंशन की वजह से ये हार्ट अटैक्स का इशू हो जाता है। ठीक है, हार्ट अटैक आ जाता है। और 1 मंथ केस फैटिलिटी रेट वॉज, और हर महीने का जो फैटिलिटी रेट है वो 18 से 42% तक है। इन द ग्लोबल बर्डन डिजीज रिपोर्ट 2019 हार्ट अटैक वाज द लीडिंग कॉज डेथ। तो इंडिया में जो सबसे ज़्यादा लीडिंग कॉज है डेथ का, डिसेबिलिटी, वो हार्ट अटैक ही है। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था। ये अगर मैं बात करूँ तो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, और इसमें थोड़ा बहुत डाटा वगैरह लिखा हुआ है, वो याद मतलब एक रफली आइडिया होना चाहिए कि आप किस एज ग्रुप में ज़्यादा है। और अनकंट्रोलेबल ब्लड प्रेशर ओवर 140 टू 90 का है। ठीक है, और 108 टू 172 लोग हैं 1 लाख पे हर साल में। और 2019 की ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़ वाली जो रिपोर्ट है उसमें भी इंडिया के जो मेजर कोज है डेथ का और डिसेबिलिटी का, वो हार्ट अटैक ही दिखाया गया है। ठीक है, मेकिंग फ्रंट ऑफ पैक न्यूट्रिशन लेबलिंग मैंडेटरी, इंकरेजिंग रिफॉर्मेशन फूड टू कट द टाउन। तो अब ऐसा है कि इंडियन गवर्नमेंट, और वैसे भी अगर मैं बात करूँ तो जो हाई ब्लड प्रेशर का जो इशू रहता है वो हाई सॉल्ट इंटेक से रहता है। ठीक है, तो इंडियन गवर्नमेंट इस पर काम कर रही है कि जो भी पैक्ड फूड हैं उनमें सॉल्ट का कट किया जाएगा, अवेयरनेस रेज की जाएगी। ठीक है, तो एक तरह से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अवेयर करो लोगों को, और कि ये सॉल्ट या सॉल्ट की मात्रा इतनी लेनी चाहिए इस एज ग्रुप में, पर्टिकुलर एज ग्रुप में। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें यही है कि जो 48% पेशेंट है प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पे और 55% है हेल्थ वेलनेस सेंटर पे, उनका एक तरह से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। मार्च 21 तक ये एक डाटा था। ठीक है, अभी जो ज़रूरत है वो हाइपरटेंशन वाले जो लोग हैं उनको अच्छा ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत है, और उनका ब्लड प्रेशर अंडर कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। गोल्ड हंट, ये आपका एशियन गेम्स के बारे में बताया हुआ है। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, एशियन गेम्स चाइना में होने वाले, तो इंडिया का भी थोड़ा सा अभी इशू चल रहा है चाइना के साथ कि चाइना ने अभी अरुणाचल प्रदेश को अपने मैप में शो कर दिया था। तो और अरुणाचल के प्लेयर्स को वो वीज़ा नहीं दे रहा था, तो ऐसा कुछ इशू है उससे रिलेटेड। तो ये हम आगे वाले टाइम में न्यूज़ में पढ़ सकते हैं। अभी रिसेंटली अभी ये आया है। ठीक है, जो हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है अनुराग ठाकुर, तो उनकी भी एक मतलब इनकी एक स्टेटमेंट है, आज की ही न्यूज़ है, जो अनुराग ठाकुर ने ये बोला है कि चाइना का जो एशियन गेम्स का जो ट्रिप है वो उन्होंने अपना ट्रिप कैंसिल कर दिया है। तो इंडिया चाइना में होने वाले एशियन गेम्स में
पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। लाइट ब्लब मूवमेंट में तो ये एडिटोरियल वगैरह अभी हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपका टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। एडिटोरियल प्रोपाइलिंग इंडियाज डेवलपमेंट द राइट वे, इंडिया की एक ये आईआईटी के प्रोफेसर है और वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एटॉमिक एनर्जी। ठीक है, तो मतलब कितना ज़रूरी है, क्या हर्डल्स हैं, इनइक्वालिटीज़ क्या है प्रोग्रेस में। ठीक है, तो ये सब इसके बारे में लिखा हुआ है। तो ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अभी आज की इस वीडियो में हम लोग न्यूज़ ही डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्या न्यूज़ है। ट्रैकिंग इंडियाज ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, अभी ये जो हेडिंग है और ये जो न्यूज़ है ये इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, इंडियन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें पूरा रिपोर्ट कार्ड दिया हुआ है। किस चीज़ का रिपोर्ट कार्ड दिया है ये मैं आपको लोगों को बता देता हूँ। Q1 का डाटा है। ठीक है, जो जीडीपी ग्रोथ रेट बताता है अप्रैल से जून तक का। ठीक है, एक तरह से वो ये बता रहा है कि जो नॉमिनल ग्रोथ है वो 8% की है एंड जो रियल ग्रोथ है वो 7.8% की है। तो नॉमिनल तो आपको पता होगा नॉमिनल क्या होता है, मतलब एक तरह से करंट प्राइजेस पे विदाउट एडजस्टमेंट ऑफ इन्फ्लेशन। नॉमिनल क्या होता है, करंट प्राइजेस पे होता है और इन्फ्लेशन इसमें एडजस्ट नहीं होता है, नो एडजस्टमेंट। ठीक है, तो ये रहता है नॉमिनल का। और रियल में इसका आप अपोजिट कर सकते हैं। ठीक है, बेस प्राइस पे होता है और इन्फ्लेशन इसमें एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर इस बार बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर गया है। रियल और नॉमिनल बता दिया मैंने। एल नीनो एक ज्योग्राफी का कंसेप्ट है। ठीक है, जो काफ़ी मतलब एक तरह से इंडिया में जितना भी एग्रीकल्चर है उसको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। एल नीनो का जो कंसेप्ट है उससे क्या रहता है कि ये मॉनसून विंड्स को वीक कर देता है और इंडिया में ड्राई वेदर करता है। ठीक है, नॉर्मली एल नीनो का ये रहता है और ड्राई वेदर करेगा तो एग्रीकल्चर के लिए भी दिक्कत है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा मानसून होगा तो भी एग्रीकल्चर के लिए दिक्कत है। तो एल नीनो कहीं ना कहीं दिक्कत क्रिएट करता है इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर को। और इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स वगैरह ये लिखे हैं। द फर्स्ट कैलकुलेटिंग जीडीपी को कैलकुलेट करने के क्या क्या तरीके होते हैं। द फर्स्ट फैक्टर टू कंसिडर इज दैट कैलकुलेट जीडीपी ग्रोथ रेट इन्वॉल्व्स मैनी कॉम्प्लेक्स स्टैटिक चॉइस एंड सोफिस्टिकेटेड स्टैटिक एंड ऑपरेशन। तो पहला जो फैक्टर है वो हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, जो जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है वो क्या इन्वॉल्व क्या करता है, कॉम्प्लेक्स स्टैटिकल चॉइसेस एंड सोफिस्टिकेटेड स्टैटिक ऑपरेशन। तो एक तरह से बहुत सोफिस्टिकेटेड स्टैटिकल डाटा को ये इंक्लूड करता है और काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, और नेशनल स्टैटिकल हमारी एक ऑफिस है जो जीडीपी की, जिसको हम एनएसओ भी बोलते हैं, तो वो रिपोर्ट वो तैयार करता है। ठीक है, वो रिलीज़ करता है रिपोर्ट। तो हम लोग ये भी मतलब पूछ सकता है कि कौन रिपोर्ट रिलीज़ करता है जीडीपी की, तो एनएसओ है। और आगे हम पढ़ेंगे हेडलाइन ग्रोथ। हेडलाइन ग्रोथ क्या होती है। सो हेडलाइन जीडीपी एक तरह से अब जीडीपी है जो मार्केट प्राइजेस पे कैलकुलेट किया जाता है, एक न्यू जीडीपी सीरीज़ है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा इसका इंट्रोडक्शन है। However, the expenditure, यहाँ क्या लिखा है, the however expenditure approach indicates headline growth to be 4.5% rather than, अगर हम हेडलाइन ग्रोथ के बारे में बात करें तो वो 4.5% है, ना कि 7.8, विच इज़ अ लार्ज डिस्क्रिपेंसी। डिस्क्रिपेंसी होता है डिफरेंस होता है एक तरह से, कि मतलब इतना अनइवंस है, इलॉजिकल है, ठीक है, गलत है। तो डिस्क्रिपेंसी है, तो बहुत ज़्यादा इन दोनों के बीच में जो ये डाटा दिया हुआ है 4.5% और 7.8%, तो एक तरह से इलॉजिकल है दोनों चीज़ों के बीच में। ठीक है, टिपिकली द डिफ्लेटर इज मेंट टू बी एडजस्ट ग्रोथ फिगर व्हेन दे आर ओवरस्टेटेड। तो जो डिफ्लेटर होता है, ठीक है,
तो वो क्या करता है, आपका जितना भी इन्फ्लेशन होता है उसको एडजस्ट करता है इन केस डिफ्लेशन ड्यू टू फॉलिंग कमोडिटी प्राइसेस। डिफ्लेशन होता है कि जहाँ पर बिल्कुल ही प्राइजेस गिर जाते हैं, ठीक है, और वो आपका रिफ्लेक्ट होने लगता है होलसेल प्राइस इंडेक्स में। जितना एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, एक होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है, ये भी एनएसओ रिलीज करता है, ठीक है। तो उसमें भी रिफ्लेक्ट होने लग जाता है डिफ्लेशन जब कमोडिटीज़ के प्राइस डिक्रीज होते हैं। तो एक तरह से इसका जो बेस इफेक्ट है वो कोविड भी है इसमें, जैसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि कोविड एक तरह से मेजर फैक्टर अभी तक रोल प्ले कर रहा है जितना भी है। तो एक तरह से जो अभी क्या है, इंडियन रुपी बहुत ज़्यादा डॉलर के कंपेयर में डेप्रिशिएट हो रहा है, ठीक है, उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है, और जिसको लेके कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा हो रहा है, और जो करंट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो अब उसके चलते हुए आरबीआई काफ़ी रिलक्टेंट हो गया है, और आउटफ्लो जो भी मनी, जो भी पैसा जो बाहर जा रहा है और जो भी मनी फ्लो है, आरबीआई उसको लेके भी बहुत ज़्यादा कंसर्न में, ठीक है, जिसकी वजह से उसने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। अगर आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा दोगे, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से क्या होता है, मनी फ्लो कंट्रोल में आ जाता है, ठीक है, तो इस पर लगाम लग जाती है, कंट्रोल हो जाता है। तो यही सब इसमें लिखा हुआ है। रेवेन्यू फ्रॉम टैक्सेस, अब इसमें इनडायरेक्ट टैक्स, अब ऐसा है कि जो डायरेक्ट टैक्सेस से जो रेवेन्यू है वो गवर्नमेंट का डिक्रीज हो गया है, और जो इनडायरेक्ट टैक्सेस से जो रेवेन्यू है वो गवर्नमेंट का एक तरह से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। गवर्नमेंट ये भी चाह रही है कि वो बजट डेफिसिट को कंट्रोल करे, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि बजट डेफिसिट होता क्या है, बजट डेफिसिट का मतलब ये होता है कि जो आपका टोटल एक्सपेंडिचर है उसका, मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, टोटल जो एक्सपेंडिचर है उसको माइनस करते हैं टोटल इनकम ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये आपका बजट डेफिसिट, गवर्नमेंट इसको भी कंट्रोल करना चाह रही है। कंट्रोल कैसे कर सकती है कि गवर्नमेंट अपने खर्चे कम करे, ठीक है, उसको हम बजट डेफिसिट को हम कम कर सकते हैं, ठीक है। देयरफॉर द ग्रोथ इन स्ट्रीमिंग फ्रॉम गवर्नमेंट एक्सपेंसेस सीम्स टू बी पीप ड्रीम। तो एक तरह से गवर्नमेंट चाह रही है कि जो आने वाला नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है तो उसमें थोड़ा सा गवर्नमेंट इम्प्रूव कर ले। तो यही पूरा है, ये पूरा आर्टिकल एक इंडियन इकॉनमी से रिलेटेड है, और इसमें 2-4 इंपॉर्टेंट टर्म्स थी, जैसे एनएसओ, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, एल नीनो और हेडलाइन ग्रोथ, ठीक है। तो यही सब डिफ्लेशन है। तो ऑलमोस्ट अगर ये आर्टिकल को, अब इसमें के शेप पैटर्न बताया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो के शेप जो पैटर्न है रिकवरी का, एक तरह से मैं बात करूं कि जैसे इसमें लिखा है कि टैक्सेस जो है, जो डायरेक्ट टैक्सेस है वो तो डिक्रीज हो रहे हैं, लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो इंक्रीज हो रहे हैं। तो के शेप पैटर्न जो है वो इनइक्वालिटी को शो करते हैं, ठीक है, इनइक्वालिटी को शो करता है, जो फर्दर रिसेशन की तरफ देख सकते हैं इसको हम, ठीक है। तो ये के शेप पैटर्न है कि डायरेक्ट टैक्सेस तो कम हो रहे हैं, रेवेन्यू कम है, और इनडायरेक्ट से बहुत ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली ये इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। आगे की हम लोग न्यूज़ देखते हैं, आगे क्या है इम्पोर्टेंट। आगे एक ये बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जो एनडीसी को लेके है। एनडीसी एक तरह से अगर मैं बात करूं, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जो है वो एक तरह से वो कंट्रीज हैं जो सेल्फ डिफाइंड नेशनल क्लाइमेट प्लेज लिया, जिन्होंने नेशनल क्लाइमेट प्लेज लिया है, जिन्होंने पेरिस एग्रीमेंट में, ठीक है। तो उनको नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन बोला जाता है, ठीक है। तो अभी क्या है, यूएन का एक क्लाइमेट एम्बिशन समिट हो रहा है जिसमें चाइना, यूएस और इंडिया एक तरह से एब्सेंट रहे हैं, और ये वर्ल्ड का 42% ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिट करते हैं। तो टॉप 3 एमिटर्स हैं ये, ठीक है। और पेरिस एग्रीमेंट का जो गोल है, प्लान्स टू कीप
1.5 डिग्री सेल्सियस गोल पेरिस अलाइव एंड डिलीवर क्लाइमेट जस्टिस, ठीक है। तो एक तरह से वो लोग चाह रहे हैं कि पेरिस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग 1.5 डिग्री का जो सेल्सियस है वो बना रहे अब प्री इंडस्ट्रियल लेवल, जो एक तरह से ये 1.5 डिग्री सेल्सियस का एक थ्रेशोल्ड है जो ग्लोबल टेम्परेचर है, कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल है उसके बाद से। और इसमें से यही बताया गया है। और इंडिया, चाइना और यूएस एब्सेंट थे, तो इसमें हम लोग एनडीसी के बारे में पढ़ सकते हैं, एनडीसी क्या है, और इंडिया चाइना ये टॉप 3 एमिटर है, पेरिस एग्रीमेंट क्या है। तो ये न्यूज़ में रहेगा, तो जैसे जैसे न्यूज़ में रहेगा तो वैसे वैसे हम लोग पढ़ते रहेंगे। सरोज वैद्यनाथन जो एक भरतनाट्यम डांसर थे वो अब नहीं रहे हैं, उनकी एक तरह से 86 की एज में अपने ही मतलब घर में उनकी डेथ हो चुकी है। तो वो एक बहुत टाइम से कैंसर से पीड़ित थी और अराउंड 4 AM उनका मॉर्निंग में डेथ हो गई थी। और पद्मश्री और पद्म भूषण इनको मिला था, जो पद्मश्री 2002 और पद्म भूषण इनको 2013 में मिला था। तो इनको प्राइज़, तो इनका एक आर्ट फॉर्म जो डांस है इनका वो भरतनाट्यम है और कार्नाटिक म्यूज़िक। तो इसमें हम 2 चीज़ें पढ़ सकते हैं यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, भरतनाट्यम के बारे में, ठीक है, और कार्नाटिक म्यूज़िक के बारे में, जो हमारा आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है, ठीक है। तो ये है इस न्यूज़ में। बाकी अभी आगे की न्यूज़ देखते हैं और क्या इम्पोर्टेंट हो सकती है। हाँ, अब ये कि ये बिज़नेस पेज पे हम आ सकते हैं, बिज़नेस न्यूज़ से रिलेटेड हम देख सकते हैं कि मणिपाल एक्वायर्स 84, ये इम्पोर्टेंट नहीं है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। लार्ज फर्म गेट डेब्ट इंश्योरेंस फ्लेक्सिबिलिटी, सेबी के बारे में हम पढ़ सकते हैं। सेबी क्या है, द रेगुलेटरी बॉडी है। ट्राई भी एक रेगुलेटरी बॉडी है जो आपका टेलीकॉम से रिलेटेड है, उनको रेगुलेट करता है, ठीक है। इसने अपनी पॉलिसी निरमा टू बाय 75% स्टेक इन द ग्लैनमार्क आर्म, एक निरमा जो कंपनी है ग्लैनमार्क फार्मा के 75% स्टेक ले रहा है, ठीक है। तो टीवीएस मोटर ने इलेक्ट्रिक रेस का इवेंट रखा है जो नेक्स्ट वीक होगा। यही सब है। विप्रो के जो नए सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, वो अपर्णा अय्यर अपॉइंट किए गए हैं। ये करंट अफेयर का पार्ट हो सकता है, ठीक है। तो आज के इस न्यूज़पेपर में यही सब था। और साइंस से रिलेटेड है, ब्लड प्रेशर तो हमने पढ़ लिया है, इसमें थोड़ा सा डिटेलिंग में दिया हुआ है। सो आज के इस न्यूज़पेपर में यही सब न्यूज़ थी। और आई होप मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों के साथ कनेक्ट किया होगा। इस न्यूज़पेपर को हमने एनालिसिस करा है, ठीक है। सो जो इम्पोर्टेंट लगी मेरे को यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करी है। अगर आपको और भी कुछ इंपॉर्टेंट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसको हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और कल हम फिर दोबारा मिलेंगे और नए न्यूज़पेपर एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।